स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर नंबर 3 की। 2 लेक्चर्स इस चैप्टर के हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो पिछला लेक्चर था उसमें हम जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनके नाम पढ़े थे कि उनके नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं, सामान्य नाम और IUPAC नाम। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने लिए थे लेकिन टाइम कम होने की वजह से वो वीडियो छोटा बन पाया था। तो आज मैं वापस से आपको नेमिंग शुरुआत से सिखा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म का, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर और उसके बाद में हम पढ़ेंगे मोनोहेलोएल्केन को बनाने की विधियां या मोनोहेलोएल्केन के विरचन की विधियां। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात हम नामकरण पढ़ेंगे। तो देखिएगा, जैसे मैंने नंबर 1 लिया CH3Cl। 2 प्रकार के नाम आपको ध्यान रखने हैं, सामान्य नाम और IUPAC नाम। ठीक है, मैंने आपको बताया था सामान्य नाम एल्किल हैलाइड की फॉर्म में लिखा जाता है और IUPAC नाम हेलो एल्किन की फॉर्म में लिखा जाता है। अर्थात कॉमन नेम लिखते समय पहले एल्किल शब्द आता है, उसके बाद में हैलाइड आता है, और IUPAC नाम लिखते समय पहले हेलो आता है, उसके बाद में एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन। तो नंबर 1 है CH3Cl। CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं, और Cl को हम कहेंगे क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड सामान्य नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। बताया था आपको मैंने, थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ IUPAC नाम क्या बताया था? क्लोरोमेथेन बताया था। सर 1 क्लोरोमेथेन नहीं होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये जो Cl है वो इसी कार्बन पे रहने वाला है, कोई दूसरा कार्बन यहाँ पे है नहीं। तो जब तक प्रतिस्थापी की स्थिति चेंज नहीं होती तब तक हम नंबरिंग नहीं करते। ठीक है, एक ही कार्बन की श्रृंखला होगी और एक कार्बन की श्रृंखला को हम क्या कहेंगे? मेथेन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एल्केन टाइप की ये श्रृंखला है। ठीक है, एक ही कार्बन तो एल्केन शब्द आएगा। नंबर 2 है CH3CH2Cl। बताओ इसको क्या कहते हैं? एथिल कहते हैं। सामान्य नाम पद्धति में इसको एथिल कहा जाएगा और ये क्या होगा? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एथिल क्लोराइड। इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलते हैं इथाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पे Br हो तो ब्रोमाइड आ जाएगा, आयोडीन होगा तो आयोडाइड आ जाएगा, फ्लोरीन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्लोराइड आ जाएगा। अब इसका हम IUPAC नाम लिखते हैं। तो IUPAC नाम लिखने के लिए हमें सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। उसके बाद में हम अंकन करते हैं। अंकन करते वक्त हम ये ध्यान रखते हैं कि प्रतिस्थापी जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसको न्यूनतम संभव अंक मिले। तो यहाँ पर 2 ही कार्बन की श्रृंखला होगी। ठीक है, और इसको 1 नंबर दे देंगे, इसको 2 दे देंगे। नंबरिंग कर तो देंगे लेकिन नंबरिंग का उपयोग वहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो Cl है वो हमेशा 1 नंबर के कार्बन पर ही रहने वाला है। तो इसका नाम 1 क्लोरोएथेन नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोएथेन। मैंने बताया था नंबरिंग का यूज IUPAC में तभी करें जब आवश्यकता हो। यहाँ पर आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये 1 नंबर पे ही रहने वाला है। इस Cl को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दोगे तो भी 1 नंबर पे आएगा और यहाँ पर भी कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। फिर तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया था CH3CH2CH2Cl। ठीक है बच्चों, बताइएगा इस रेडिकल को, इस मूलक को क्या कहा जाता है? एन प्रोपिल। कॉमन नेम सिस्टम में इसको क्या कहते हैं? एन प्रोपिल कहते हैं। तो एन प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे। तो इसमें नंबरिंग करनी जरूरी है क्योंकि इसमें ये जो Cl है वो यहाँ से हटके यहाँ पर भी तो हो सकता है, बीच वाले कार्बन पर। जैसे चौथा एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ पहले,
CH3 CH CH3 Cl। ठीक है, तो यहाँ पर Cl की 2 स्थितियाँ संभव है। ठीक है, तो जब एक से ज़्यादा स्थिति संभव हो तो हम अंकन करते हैं और अंकन का उपयोग IUPAC पद्धति में किया जाता है। तो बताओ अंकन किस प्रकार से करेंगे? उस कार्बन को न्यूनतम संभव अंक देंगे, मिनिमम पॉसिबल नंबर देंगे जिस पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। तो बताओ 1, 2 और 3। तो बताओ 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। पहले क्या आएगा? हेलो आता है ना, मैंने कहा था ना हेलो एल्केन बोलते हैं इनको IUPAC में, हेलो एल्केन। तो पहले हम हेलो लिखेंगे फिर एल्केन लिखेंगे, लेकिन हेलो की स्थिति को भी बताएंगे क्योंकि हेलो की स्थिति चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे चेंज हुई कि नहीं हुई। इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? 1, 2, 3। सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया, उसके बाद में नंबरिंग कर दी 1, 2, 3। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे नंबरिंग नहीं करेंगे क्या? 1, 2 कर दो। आपने कहा था न्यूनतम संभव अंक देना है, तो न्यूनतम तो 1 होता है, तो इसको 1, 2 नहीं, 1 नहीं देंगे भाई। पहले लंबी से लंबी श्रृंखला का क्या करेंगे? चयन, उसके बाद में क्या करेंगे? अंकन करेंगे। तो 1, 2, 3। तो इसमें देखो 1 नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है और 3 कार्बन की श्रृंखला है और एकल बंध है। ठीक है, एकल बंध वाले को हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। तो 1 क्लोरो प्रोपेन और इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। 3 कार्बन की श्रृंखला है, एकल बंध वाली श्रृंखला है, CC एकल बंध है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, एल्केन शब्द काम में लेंगे। 2 क्लोरो प्रोपेन। सर IUPAC नाम पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। किसी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का सूत्र लिखिए और उसका IUPAC नाम लिखिए। तो आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आगे जाके हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो बार बार नाम आएंगे उनके, तो फिर वहाँ पे आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे आप नामकरण क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ के आते हो। मैंने आपको कहा भी था कि आप एक बार क्लास 11 की जो आपकी कॉपी है उसको खोल के देख लीजिएगा और उसमें जो नियम रूल्स आपको बताए थे उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, उनको पढ़ लीजिएगा। तो बताओ IUPAC नाम तो मैंने बता दिया, इसका सामान्य नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। स्पेलिंग होती है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिएगा इसके बाद में हम आगे अगला एग्जांपल लेते हैं, 4 कार्बन वाला लेते हैं। देखिएगा अगला है CH3 CH2 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 Cl। सबसे पहले हम इसका सामान्य नाम लिख लेते हैं। 4 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया गया है तो इसको क्या बोलेंगे? एन ब्यूटिल बोलेंगे। तो इसका नाम होगा एन ब्यूटिल क्लोराइड। क्या नाम होगा बच्चों इसका? एन ब्यूटिल क्लोराइड। एन का मतलब मैंने आपको बताया था नॉर्मल, एन का मतलब होता है नॉर्मल। एक बार देखते जाइएगा और मैं आपको समझा दूंगा। IUPAC नेम क्या होगा? सबसे पहले नंबरिंग कर दो, उस कार्बन को मिनिमम पॉसिबल नंबर दो जिस पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है और उससे पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। तो 4 कार्बन की श्रृंखला चयनित होगी, 1, 2, 3, 4। तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, चलिएगा। जैसे यहाँ पे Br होगा तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, आयोडीन होगा तो 1 आयोडो ब्यूटेन हो जाएगा, फ्लोरीन होगा तो 1 फ्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। राइट, चलेगा। नंबर 6 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? Br लगा दिया इस पर और आपसे कहा गया इसका IUPAC नाम बताओ और इसका सामान्य नाम बताओ। तो सबसे पहले मैं इसका IUPAC नाम आपको बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको इसका सामान्य नाम बताऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, ये रूल होता है इसका। तो ये हमने 4 कार्बन की श्रृंखला का क्या किया? चयन किया। बताओ 4 कार्बन की श्रृंखला का चयन होगा कि नहीं होगा? और जो कार्बन श्रृंखला आप चयन करते हो वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। ठीक है,
चलेगा। 4 कार्बन की सतत लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। उसके बाद में हम नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग इस प्रकार से करेंगे कि ब्रोमीन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसको न्यूनतम संभव अंक मिले। तो देखिएगा, यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 ब्रोमीन 3 नंबर पे आएगा, ब्रोमीन 3 नंबर के कार्बन पर आएगा। और इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग की तो ब्रोमीन कौन से कार्बन पे आया, 2 नंबर के कार्बन पर। तो बताओ नंबरिंग इधर से इधर करूं कि इधर से इधर करूं? इधर से इधर होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि इधर से इधर करोगे तो ब्रोमीन वाला जो कार्बन है उसको 2 नंबर मिलेगा। अब बताओ 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा बच्चों, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लोरो होता तो यहाँ पे क्लोरो आ जाता, ठीक है। अब इसका हम सामान्य नाम लिखेंगे। देखिएगा, ये ब्यूटेन होता है और ब्यूटेन भी कौन सा, एन ब्यूटेन होता है, ठीक है। कौन सा ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। पहले मैं आपको थोड़ी बातें बता देता हूं इससे संबंधित। ऊपर वाले मैं मिटा रहा हूं एक बार, क्योंकि अब हमारे ये काम में नहीं आएगा। लेक्चर नंबर 3 ये चल रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेशन प्रदान करता है आगे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। देखिएगा, देखो ये मेथेन होता है। मेथेन हमेशा मेथेन होता है। मेथेन हमेशा क्या होता है, मेथेन होता है, ठीक है। क्या मतलब है कि मेथेन हमेशा मेथेन होता है? इस बात का मतलब अभी आपके समझ में आ जाएगा। CH3 ये क्या है, एथेन। एथेन हमेशा एथेन होता है। C2H6 इसको हम बोलते हैं, ठीक है। 2 कार्बन है और 6 क्या है, हाइड्रोजन। यदि हम बात करें प्रोपेन की, तो प्रोपेन का सूत्र होता है बच्चों C3H8, ठीक है। 3 कार्बन होते हैं और 8 क्या होते हैं, हाइड्रोजन। एल्केनो का सामान्य सूत्र आपने पढ़ा होगा, CnH2n+2 होता है। तो 3 कार्बन का एल्केन बनाओगे तो यहाँ पे 3 रखना, यहाँ पे 3 रखोगे तो C3H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जो प्रोपेन होता है ना, प्रोपेन, वो प्रोपेन हमेशा प्रोपेन ही होता है। CH3 CH2 CH3। क्या इसका कोई दूसरा सूत्र बन सकता है क्या? सर ऐसे बना दो। अरे भाई मेरे, ऐसे बना दो और ऐसे बना दो, ये तो एक ही बात है। ये और ये एक ही चीज है। देख लो, इसमें 3 कार्बन है, आपस में एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़े हैं, 1 2 3। ऐसे इसमें भी देखो 1 2 3। तो ये और ये तो एक ही बात है। तो प्रोपेन भी हमेशा क्या होता है, प्रोपेन होता है। लेकिन ब्यूटेन जो होता है वो हमेशा ब्यूटेन नहीं होता, वो एन ब्यूटेन भी हो सकता है और आइसोब्यूटेन भी हो सकता है। कैसे? देखो, ये ब्यूटेन का सूत्र है C4H10, ठीक है। एक तो इसका सूत्र हम बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या है बच्चों, एन ब्यूटेन है। क्या है ये, एन ब्यूटेन। अब हमने क्या किया, इसका हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। हमने क्या किया, इस CH2 को बाहर निकाल लिया। इस CH2 को क्या कर लिया, बाहर। या तो इसको निकाल लो चाहे इसको निकाल लो, एक ही बात है। जो CH2 आपको दिखाई दे रहा है उसको आपने बाहर निकाल लिया, वो हमारे हाथ में है। हमारे कहाँ है वो, हाथ में। अब जो दूसरा CH2 है ना, उससे एक H निकाल लिया। तो बताओ, अब हमारे हाथ में 2 चीजें आ चुकी है। एक तो CH2 है और एक क्या है, H है। दोनों को चिपका लो, बताओ क्या बन जाएगा, CH3। और उसको वापिस से इसी में लगा दो, जो CH बचाना यहाँ पर वहां CH3 लगा दो। तो देखो CH3, तो बताओ यहाँ पर हमने CH2 निकाला, इस पे से H निकाला, तो हमारे हाथ में क्या है, CH3 है। उस CH3 को इस CH पे लगाया, तो बताओ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। इसको क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन। सर एन और आइसो की क्या परिभाषा आप दोगे? तो एन का मतलब होता है जब कार्बन परमाणु अशाखित श्रृंखला में जुड़े हुए हो। जब कार्बन परमाणु अशाखित श्रृंखला में जुड़े हुए हो तो हम एन लगाते हैं आगे। आगे कौन सा शब्द लगाते हैं, एन शब्द लगाते हैं। और जब सेकंड कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ हो तो हम
आइसो शब्द लगा देते हैं। तो ये देखो दूसरे नंबर के कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन कहेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? आपने नाम सुना होगा 11वीं क्लास में, एन ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है। लेकिन यदि हम बात करें पेंटेन की तो वहां पर 3 समावयवी संभव होते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो डिटेल में तो मैं यहाँ पर आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मैं उतना आपको पढ़ाना चाहूंगा जितना हमारे यहाँ पर काम में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा पेंटेन की बात करें तो बताओ, मेथेन हमेशा मेथेन होता है, एन आइसो कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई दूसरा फॉर्मूला संभव नहीं है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो सर। एथेन, एथेन हमेशा एथेन होता है क्योंकि एक ही सूत्र संभव है, CH3 तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई एन आइसो कुछ नहीं होता। प्रोपेन हमेशा प्रोपेन होता है, प्रोपेन हमेशा प्रोपेन होता है, एन आइसो कुछ नहीं होता। ब्यूटेन जो होता है वो एन भी होता है और क्या होता है, आइसो भी होता है। एन कब होगा? जब कार्बन परमाणु की अशाखित श्रृंखला होगी, 4 कार्बन परमाणु अशाखित श्रृंखला में जुड़े हुए रहेंगे, कोई शाखा नहीं होगी, ब्रांच नहीं होगी, तब हम एन ब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, और आइसो कब बोलेंगे? जब एक शाखा हो मेथिल की फॉर्म में। तो आइसो की परिभाषा क्या दी गई? एन की परिभाषा तो दी गई कि अशाखित श्रृंखला। ठीक है, किसकी? कार्बन की होगी भैया। किसकी होगी? कार्बन की, और कोई दूसरा परमाणु तो है नहीं। आइसो का मतलब होता है सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मेथिल जुड़ा हो। ये देखो, इसको देखो, ये मेथिल कौन से नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है? 1 2 3, दूसरे नंबर के कार्बन पे है नहीं। और कितने कार्बन का एल्केन है? 4 का। तो आइसो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। अब मैं बात करूं पेंटेन की। सर ये बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये हमारे काम में आएगी अभी यहाँ पर। ठीक है, पेंटेन देखो, पेंटेन का सूत्र होता है C5H10, सॉरी C5H12, C5H12। तो देखो एक तो मैंने बना लिया CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। बताओ कार्बन की अशाखित श्रृंखला है कि नहीं है? कितने कार्बन है इसके अंदर? 5। तो इसको बोलेंगे एन पेंटेन। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको एन पेंटेन बोलेंगे। सर एन पेंटेन क्यों बोला? क्योंकि जब कार्बन परमाणु की अशाखित श्रृंखला हो, अशाखित श्रृंखला का क्या मतलब होता है सर? जिसमें कोई शाखा नहीं हो। कोई शाखा आपको दिखाई दे रही है क्या? जैसे इसमें शाखा है ना, इस प्रकार की कोई शाखा है क्या? इसमें नहीं है। तो बताओ इसको हम क्या बोलेंगे? एन पेंटेन। अब मैंने क्या किया, एक CH2 निकाल लिया, पास वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल लिया, दोनों को चिपकाया, क्या बन गया? CH3, और CH3 को वापस इसी में घुसा दिया, तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3, CH2, CH, CH3 और CH3। अब इसको आप देखो, क्या सेकंड कार्बन पर इधर से गिनोगे तो सेकंड आएगा और इधर से गिनोगे तो सेकंड लास्ट आएगा। क्या सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मेथिल है कि नहीं है? तो बताओ हम क्या बोलेंगे? आइसो बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको आइसो बोलेंगे। अब आइसो टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो इसे हम बोलेंगे पेंटेन। तो नाम इसका क्या है बच्चों? आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन का फॉर्मूला आपने क्लास 11 में याद किया था, जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा, सिर्फ याद रखना है आइसोपेंटेन क्या होता है। अब इसमें देखो एक और इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं, एक और हम इसका समावयवी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो CH2 बच गया ना, इसको भी निकाल लेंगे और निकाल करके जो पास वाला कार्बन है उसके ऊपर जोड़ देंगे, उसका जो हाइड्रोजन है उसको भी निकालना है। तो CH2 निकला, यहाँ से H निकला, अपने हाथ में क्या है? CH3 को वापस चिपकाया, तो बताओ क्या बनेगा? CH3, CH3, CH3 और CH3। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें भी देखो 5 कार्बन ही है और हाइड्रोजन की संख्या अभी भी कितनी है? 12 ही है। तो बताओ सेकंड कार्बन पे अब कितने मेथिल समूह आ गए? 2। तो जब दूसरे कार्बन पर, या मैं कहूं अंतिम से दूसरे पर 2 मेथिल समूह हो तो हम उसे बोलते हैं नियोपेंटेन। तो देखो बच्चों बात ऐसी है, आपको मेथेन का फॉर्मूला आना चाहिए, आपको एथेन का फॉर्मूला आना चाहिए, और आता भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रोपेन का आना चाहिए, आता है। ब्यूटेन में आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, 2 ही होते हैं, एक एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। उनके स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए। एन के लिए कार्बन परमाणु की अशाखित श्रृंखला,
और आइसोब्यूटेन के लिए एक नीचे CH3 लटका दोगे और 3 कार्बन की श्रृंखला होगी। पेंटेन में 3 सूत्र बनते हैं, 3 समावयव बनते हैं, एन, आइसो और नियो। एन का मतलब ऐसा की श्रृंखला, आइसो का मतलब एक मेथिल लगा हुआ होगा, कौन से कार्बन पर, सेकंड पर या सेकंड लास्ट कार्बन पर। और जो नियो पेंटेन होगा उसमें कितने मेथिल लगे हुए होंगे बताओ, 2। और कौन से कार्बन पर, सेकंड या सेकंड लास्ट। ये देखो इसको गिनो, ये कौन सा कार्बन है, 1 2 3, तो सेकंड हो गया या सेकंड लास्ट हो गया, एक ही बात है। तो एन आइसो नियो की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं आइसोहेक्सेन का सूत्र क्या होगा, तो आइसोहेक्सेन का मतलब आपको टोटल कितने कार्बन बनाने होंगे, 6। तो बताओ 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। अब ये बताओ आइसोहेक्सेन है कि नहीं है, क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मेथिल समूह। अब मैं कहूं नियोहेक्सेन क्या होगा, तो इस CH2 को हटा के, इस H को हटा के दोनों को चिपका लो, चिपकाने से बनेगा CH3, CH3 को लगा दो यहां पर। बताओ ये क्या हो गया, नियोहेक्सेन, ठीक है। तो हम यहां पर आ जाते हैं हमारे इस नाम के ऊपर जिसका हम लिख रहे थे। देखो तो बताओ इसका IUPAC नाम मैंने आपको बता दिया। अब ये जो कंपाउंड बनाना, इसमें ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल जो है इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये जो रेडिकल है ये पहले क्या था, यहाँ पे CH2 था, ठीक है। यहां से हमने हाइड्रोजन हटाया तब तो N ब्यूटिल बनेगा। जब दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन को हटाओगे तो अब ये जो मूलक बनता है, सर मूलक का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एल्केन का हाइड्रोजन हटा ले या किसी एल्किन का हाइड्रोजन हटा ले या किसी एल्काइन का हाइड्रोजन हटा ले या किसी हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन हटा ले, तो बनने वाली जो स्पीसीज होती है उसको मूलक कहा जाता है और उसके नाम निर्धारित किए गए हैं। तो इसको हम बोलते हैं द्वितीयक ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल। सर द्वितीयक ब्यूटिल क्यों कहा गया, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को उस कार्बन से हटाया जो 2 कार्बन से क्या था, जुड़ा हुआ था। हमने हाइड्रोजन को उस कार्बन से रिमूव किया जो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ था, 2 कार्बन से। बताओ 2 से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, तो हमने इसको क्या कह दिया, द्वितीयक ब्यूटिल। सर ब्यूटिल क्यों कहा, क्योंकि 4 कार्बन का रेडिकल है। सर द्वितीयक क्यों कहा, क्योंकि उस कार्बन से हमने हाइड्रोजन हटाया। सर हाइड्रोजन क्यों हटाया हमने, क्योंकि हमें यहां पर कुछ और लगाना था, जैसे Br लगाना था, तो हमने हटा दिया, ठीक है। वो आपकी टेंशन नहीं है, हटा दिया हमने, हटा करके हमने क्या लगा दिया, Br। तो बताओ अब इसको द्वितीयक ब्यूटिल, और यहां पर जो लगेगा उसका नाम लिख देंगे, द्वितीय ब्यूटिल ब्रोमाइड, द्वितीय ब्यूटिल क्लोराइड। अगर मान लो मैं यहां पर OH लगा दूं तो OH को एल्कोहल कहते हैं, तो नाम क्या होगा, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। मैं यहां पे राम लगा दूं तो नाम क्या होगा, द्वितीयक ब्यूटिल राम। यहां पे मैं लगा दूं G लगा दिया तो नाम होगा द्वितीय ब्यूटिल G। मतलब पहले हम द्वितीयक ब्यूटिल का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो भी नाम, जो भी एटम या ग्रुप लगा हुआ है उसका हम नेम लिख देंगे। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, यहां पे तो लगाया है ना हमने, तो नाम होगा द्वितीयक ब्यूटिल, बताओ ब्रोमाइड। अंग्रेजी में कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सर एक बात बताओ, अभी आपने ये फॉर्मूला लिखा था रेडिकल का CH3 CH CH3, एक आपने अभी ये लिख दिया CH3 CH2 CH CH3। सर इसको तो आप बोल रहे हो सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी मीन्स द्वितीयक ब्यूटाइल, इसको आप बोल रहे हो आइसोप्रोपाइल। सर इसको सेकेंडरी प्रोपाइल क्यों नहीं बोल रहे, ये एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद है ये। इसको सर द्वितीयक प्रोपाइल बोलो, क्योंकि इसमें भी देखो आपने हाइड्रोजन उस कार्बन से हटाया है जिस कार्बन, जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी कायदे से द्वितीयक प्रोपिल या सेकेंडरी प्रोपाइल बोलना चाहिए था।
लेकिन हमने नहीं बोला इसको। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये एक्सेप्शन है। सर ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि आप सोचो प्रोपेन का आइसोप्रोपेन बनता है क्या? नहीं बनता। जब आइसोप्रोपेन नहीं बन रहा, आइसोप्रोपेन ही नहीं बन रहा, तो आइसोप्रोपिल कहां से आए? इसलिए एक्सेप्शन है, याद रखना है। तो अगर प्रोपेन में दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हो तो उसे द्वितीयक प्रोपिल नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल कहते हैं। वो एक अपवाद होता है। क्या है? अपवाद है। बाकी में ये तरीका हम लगाने वाले हैं। जैसे पेंटेन में आप दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे तो उसे द्वितीयक पेंटिल बोलेंगे, द्वितीयक हेक्सिल, द्वितीयक हेप्टिल, ये सब आगे चलेगा। लेकिन प्रोपेन के केस में एक्सेप्शन है। द्वितीयक नहीं कह के हम क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल कहते हैं, क्योंकि वहां पर आइसोप्रोपेन तो बना नहीं। सर यहां पर आइसोब्यूटिल कौन सा होगा? जो आइसोब्यूटेन से बनेगा। चलो सारी बातें आपको सिखाएंगे। तो फिलहाल मुझे ये बताइएगा, ये तो आइसोप्रोपाइल है, लेकिन ये क्या है? द्वितीयक ब्यूटिल। ठीक है, चलो अब देखो नंबर 7वां एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। 7वां, मुझे बताओ ये किसका सूत्र है? अभी बताया था मैंने आपको। बताओ ये किसका सूत्र है? ये है आइसोब्यूटेन का। किसका सूत्र है ये? आइसोब्यूटेन का सूत्र है। बताओ आइसोप्रोपेन का कोई सूत्र होता है क्या? नहीं होता। प्रोपेन हमेशा क्या होता है? प्रोपेन होता है। लेकिन ब्यूटेन जो होते हैं वो दो होते हैं, एक एन होता है और क्या होता है? आइसो। एन से हमने दो रेडिकल बना लिए, एक तो एन ब्यूटिल और एक द्वितीयक ब्यूटिल। एन ब्यूटेन के दो रेडिकल संभव है। यहां से हाइड्रोजन हटा सकते हो, यहां से हटा सकते हो। ठीक है सर, यहां से नहीं हटा सकते। अरे मेरे भाई यहां से हटा ले, यहां से हटा ले, एक ही बात है। तो एन ब्यूटेन के दो रेडिकल होते हैं, एक तो एन ब्यूटिल होता है, एक क्या होता है? द्वितीयक ब्यूटिल होता है। अब जो आइसोब्यूटेन है ना, उसमें से हम हाइड्रोजन कहां से हटा सकते हैं? एक तो हमने यहां से हटा सकते हैं, यहां से हटा लो, यहां से हटा लो, यहां से हटा लो, एक ही बात है। क्योंकि देखो तीनों ग्रुप एक जैसे ही हैं, CH3 CH3 CH3, तो ये तीनों एक जैसे ही है। तो यहां से हटा लो, यहां से हटा लो, यहां से हटा लो, एक ही बात है। और एक हाइड्रोजन हम यहां से हटा सकते हैं। तो पहले मैं यहां से हटा देता हूं। अब ये जो ग्रुप बनाना है इसको कहते हैं आइसोब्यूटिल। क्या कहते हैं बच्चों? आइसोब्यूटिल कहते हैं। तो यहां पे मैंने लगा दिया Cl, तो नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। जबकि याद करो आइसोप्रोपिल क्या होता है? बीच वाले कार्बन से हटता है, वो अपवाद है। बार बार कह रहा हूं, वो क्या है? एक्सेप्शन है। आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब हम इसका क्या लिखेंगे? IUPAC नेम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेते हैं, उसके बाद में अंकन करते हैं। अंकन करते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि प्रतिस्थापी को न्यूनतम संभव अंक मिले। एक से अधिक प्रतिस्थापी, एक से अधिक प्रकार के प्रतिस्थापी आ जाए तो अंकन करते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है। तो आइएगा नाम लिखते हैं इसका, कौन सा? IUPAC नाम। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा इसका हम क्या लिखेंगे? IUPAC नेम। तो सबसे पहले हमने लंबी से लंबी सतत कार्बन श्रृंखला का चयन किया। 1 2 3, 3 कार्बन की हो जाएगी। सर ये वाली नहीं कर सकते क्या? ये वाली कर लो। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, दो ही श्रृंखलाएं संभव है, दोनों एक जैसी है। चलो हम कौन सी करें बोलो? इसको करें कि इसको करें? चलो ऊपर वाली कर लेते हैं। ये हमने कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अंकन करेंगे। अंकन किधर से करें सर? देखो इधर से करते हो तो 1 2 3 इस प्रकार से होगा। एक नंबर पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो, और 2 पे क्या लगा हुआ है? CH3। ठीक है, इधर से करोगे 1 2 3, इधर से कर रहे हो तो देखो प्रतिस्थापी को कितना अंक मिल रहा है? 2, और इधर से कर रहे हो तो प्रतिस्थापी को 1 मिल रहा है। तो बताओ प्रतिस्थापी को न्यूनतम संभव अंक इधर से मिलेगा कि इधर से मिलेगा? इधर से 1 मिल जाएगा, इधर से 2 नंबर पे आएगा, फिर ये Cl 3 पे आने वाला है। तो इधर से करोगे तो 2 3 पे आएगा, इधर से करोगे ना ऐसे करोगे तो 2 3 पे आने वाला है, 2 3 पे आने वाले प्रतिस्थापी, और इधर से करोगे तो 1 2 पे आने वाले हैं। तो बताओ ये वाली अंकन, ये वाली नंबरिंग सही है। अब इसका हम नाम लिखेंगे। 1 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो, और 2 पे क्या लगा हुआ है? मेथिल। मेथिल M से शुरू होता है, क्लोरो C से शुरू होता है। तो बताओ पहले C वाले का नाम लिखें कि M वाले का? सर C वाले का लिख दो। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल। बताओ कितने कार्बन की श्रृंखला है? 3 की। तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल
और 3 कार्बन की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। अब देखो ये जो रेडिकल है ना, इसमें यहाँ पर तो हाइड्रोजन वापस लगा दूँ और यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूँ, मतलब जो हमारा आइसोब्यूटेन है ना उसमें मैंने क्या किया बताओ, ये आइसोब्यूटेन है कि नहीं है, वापस से बना देता हूँ, CH3 CH CH3 CH3, ये क्या है बच्चों, आइसोब्यूटेन है। ठीक है, तो अब आइसोब्यूटेन में अगर आप इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हो तो ये जो मूलक बनता है इसको कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटाइल। क्या कहते हैं, तृतीयक ब्यूटिल कहते हैं या टर्सरी ब्यूटाइल कहते हैं, क्योंकि आपने हाइड्रोजन उस कार्बन से हटाया है जो कार्बन, देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 से, ये कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाम, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अब IUPAC नेम आप लिखो 1 2 3, 2 पे क्लोरो 2 पे मेथिल, 2 पे ही क्लोरो है 2 पे ही मेथिल है, और कितने कार्बन की श्रृंखला का आपने चयन किया, 3 का, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है भैया, चलिएगा, ये हो गया आपका 8वां एग्जाम्पल। इसी प्रकार से आपको पेंटेन के 3 समावयवी याद कर लेने हैं, क्योंकि ज़्यादा तो डिटेल आपके सिलेबस में है नहीं, तो पेंटेन में आपको 3 बता देता हूँ। देखो नंबर 9 है CH3 CH2 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 CH3। बताओ ये क्या है, ये तो हेक्सेन हो गया भैया, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये पेंटेन हो गया, 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के Cl लगाऊंगा तो इसको बोलेंगे एन पेंटिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन लगाओगे तो द्वितीयक आ जाएगा, यहाँ पर भी द्वितीयक आएगा। ठीक है, वो इतना अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसको चलो बता देता हूँ, है ना। ये तो एन पेंटिल हो गया, एक और देखो 10वां देखो, अब शुरू ही कर दिया तो बता देते हैं, थोड़ा सा समय और लग जाएगा। ये देखो Cl उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 2 डिग्री प्रकार का है, तो इसे हम बोलेंगे द्वितीयक पेंटिल। क्या बोलेंगे, द्वितीयक पेंटिल। तो ये हो जाएगा द्वितीयक पेंटिल, इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं सेकेंडरी पेंटिल। ठीक है, या पेंटाइल बोल सकते हो। जैसे एक और लिया CH3 CH2 CH CH2 CH3, और यहाँ पे क्या लगा दिया Cl। अब देखो ये कार्बन भी क्या है, द्वितीयक ही है ना, ये कार्बन देखो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, द्वितीयक पेंटिल। और आगे क्या लिख देंगे, क्लोराइड, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्लोराइड। अब आप ही सोचो क्या दोनों कंपाउंड्स के नेम एक जैसे संभव है क्या, तो थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया, थोड़ा सा इसमें क्या किया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया। आप इस कार्बन को देखो, ये कार्बन जो है वो कितने ग्रुप अपने ऊपर जोड़ के रखा हुआ है। ये जो कार्बन है इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये जुड़ा हुआ है एन प्रोपिल, एक तरफ Cl, एक तरफ CH3, एक तरफ H। चारों अलग अलग प्रकार के ग्रुप लगे हुए हैं ना इस कार्बन के ऊपर। देखो ये तो क्या है, एन प्रोपिल जुड़ा हुआ है, ये क्या जुड़ा हुआ है, CH3, ये जुड़ा हुआ है Cl, और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, इस कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग है, और इस कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है, हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, बाकी दोनों समान है आपस में। तो हम पढ़ते हैं, शायद 11वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, किरेल कार्बन या कायरल कार्बन, इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं कायरल कार्बन। ऐसा कार्बन जिसके ऊपर जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग हो तो उसे हम कहते हैं किरेल या कायरल कार्बन या सक्रिय कार्बन कहा जाता है। तो बताओ इन दोनों में सक्रिय कार्बन किस में है, इसमें सक्रिय है, इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हम लगा देते हैं सक्रिय। तो इसका नाम है सक्रिय द्वितीयक पेंटिल क्लोराइड, और इसका नाम है द्वितीयक पेंटिल क्लोराइड। लेकिन आपके ये इतना सारा सिलेबस में है नहीं, इतना सारा आपसे नहीं पढ़ना, सिर्फ आप ये ध्यान रखें कि एन पेंटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलो अब 10 नंबर पे है, बताओ ये किसका फॉर्मूला है, अभी मैं लिख देता हूं उसके बाद में बताना। बताओ 5 कार्बन है कि नहीं है, 1 2 3 4 5, दूसरे नंबर के कार्बन पे मेथिल लगा हुआ है, और इधर से गिनोगे तो सेकंड लास्ट आएगा।
सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर जब एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ होता है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइसो। ठीक है, तो बताओ ये आइसोपेंटेन है कि नहीं है, आइसोपेंटेन है। और आइसोपेंटेन का यदि आप इस हाइड्रोजन को हटाओगे और Cl लगाओगे तो इसका नाम होगा आइसोपेंटिल क्लोराइड। तो आपको एक आइसोपेंटिल क्लोराइड का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलो IUPAC नेम इसका लिख सकते हो क्या, इसको 1 नंबर दोगे ना, 2 3 4 और 5, 1 क्लोरोपेंटेन। IUPAC नेम क्या होगा, लिख लेना है यहां पर 1 क्लोरोपेंटेन। इसका क्या होगा बताओ, आइसोपेंटिल क्लोराइड का हमें क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। तो नंबरिंग करते हैं, तो इधर से करोगे कि इधर से करोगे, देखो इधर से करते हो प्रतिस्थापी 1 नंबर पे आ जाएगा, तो इधर से हो जाएगी। तो 1 क्लोरो 3 मेथिल, 1 पे क्लोरो 3 पे मेथिल, और कितने कार्बन की श्रृंखला का चयन किया, 4 का। तो IUPAC नाम होगा 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। चलो अब आपको एक ध्यान रखना है, नंबर 11 ले रहा हूं मैं। आइसोपेंटेन के बाद में नियोपेंटिल क्लोराइड का सूत्र नंबर 10 है, नियोपेंटिल। मुझे बताओ ये किसका सूत्र है, पहले ये बताओ। ये नियोपेंटेन है कि नहीं है, क्योंकि सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मेथिल लगे हुए हैं। अब यहाँ पे यदि आप इसका हाइड्रोजन हटा के Cl लगाते हो तो इस ग्रुप को कहेंगे नियोपेंटिल, नाम होगा नियोपेंटिल क्लोराइड। और IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला का चयन होगा, लंबी से लंबी 3 की बनने वाली, सतत बनानी है। ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5 सारी चुन ली, ऐसा नहीं होता भैया, है ना, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए बीच में। ठीक है, तो बताओ 1 पे क्लोरो लगा हुआ है और 2 पे मेथिल लगे हुए, कितने मेथिल है, 2, तो नाम होगा IUPAC 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल, और कितने कार्बन की श्रृंखला का चयन हुआ, 3 का, तो बोल देंगे प्रोपेन। ठीक है, चलो अगला कंपाउंड लेते हैं जिसका हमें सामान्य और IUPAC नेम लिखना है। जैसे हमने लिया नंबर 11 CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, इसका सबसे पहले सामान्य नाम, ये जो समूह होता है ना, ये समूह वाइनिल समूह कहलाता है। इस समूह का नाम वाइनिल है। सर कैसे बना ये बताओ जरा सा। देखो ये एथीन है कि नहीं है, सबने पढ़ा होगा क्लास 11 में। ये किसका फॉर्मूला है, एथीन का। एथीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। 2 कार्बन होते हैं, 4 क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। यह एक प्रकार की क्या है, एल्कीन है। एथीन का जब आप हाइड्रोजन हटाओगे तो एक संयोजकता मुक्त हो जाएगी, तो इस समूह को कहेंगे वाइनिल समूह। याद रखना पड़ेगा, क्या कहते हैं इसको, वाइनिल समूह कहते हैं। मैंने आपको वाइनिल एक हाइलाइट पढ़ाया था, याद है आपको। ठीक है, ये वाइनिल हो गया और एक Cl हो गया, तो बताओ सामान्य नाम क्या होगा, वाइनिल क्लोराइड। तो वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना, चलिएगा। अब आपको इसका IUPAC नेम लिखना है, तो बहुत आसान सा है। बताओ हम जब एल्केन का हेलो एल्केन का IUPAC नेम लिखते हैं तो हेलो एल्केन की फॉर्म में लिखते हैं। एल्किल हैलाइड का IUPAC नाम हेलो एल्केन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो बताओ ये हेलो एल्किन हुई कि नहीं हुई, हेलो एल्किन हो गई ना, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोएथीन। क्लोरोएथीन। भाई अगर सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पे तो क्लोरोएथेन होता, तो ये क्या हो गई, क्लोरोएथीन। अगला लेते हैं नंबर 12 CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखो ये जो ग्रुप है ना, इसको एलाइल ग्रुप कहा जाता है। एलाइल, सर कभी एलाइल बोलते हो कभी एलिल बोलते हो, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो एलाइल बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। हम हिंदी मीडियम वाले एल्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किल। ठीक है, तो उसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तो बताओ एलिल क्लोराइड, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है,
एलिल क्लोराइड में मैंने आपको बताया था, एलिलिक क्लोराइड में बताया था कि हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा और वो sp3 संकरित कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा रहेगा, या मैं कहूं हैलोजन परमाणु एलिलिक कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। और एलिलिक कार्बन क्या होता है? वह कार्बन जो sp3 संकरित हो और डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हो। घर की बात बताऊं तो डबल बॉन्डेड कार्बन से CH2 और CH2 से Cl, तो उसे हम क्या कह देंगे? एलिल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या होगा? हम क्या करेंगे, सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेंगे। ये हमने लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या कर लिया? चयन कर लिया। अब हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम इस प्रकार से करते हैं कि प्रतिस्थापी को न्यूनतम संभावांक मिले। ठीक है, यही बताया मैंने अभी तक आपको। क्लास 11 में मैंने आपको पढ़ाया था, या फिर आपके जो भी सर उन्होंने आपको पढ़ाया होगा कि प्राथमिकता का जो क्रम होता है वो किस इस प्रकार होता है। क्रियात्मक समूह को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, फिर बहुबंध को प्राथमिकता दी जाती है, और फिर प्राथमिकता किसको दी जाती है? प्रतिस्थापी को। अब चूंकि यहाँ पे बहुबंध भी आ गया है, तो बताओ बहुबंध को हम प्रतिस्थापी की तुलना में क्या देंगे? प्राथमिकता देंगे। तो नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? भाई इधर से करोगे तो Cl को 1 नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा। और इधर से करोगे तो Cl को 3 नंबर मिलेगा, लेकिन डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा। तो हमें प्राथमिकता किसको देनी है? बहुबंध को। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, तो नाम होगा 3-क्लोरोप्रोपीन। 3-क्लोरोप्रोपीन। बताओ 3 पे क्या लगा हुआ है? Cl, तो नाम क्या हो जाएगा? 3-क्लोरोप्रोपीन। समझ में आ गई होगी बात। चलिएगा अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 15। 15वां एग्जांपल हमने लिया CH2Cl CH2Cl। तो बताओ 1 नंबर 2 नंबर 1,2-डाइक्लोरोएथेन 1,2-डाइक्लोरोएथेन। और इसका सामान्य नाम होता है एथिलीन डाइक्लोराइड। क्या होता है बच्चों? एथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, चलिएगा एग्जाम्पल नंबर 16 है। इसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं इसको बच्चों? क्लोरोबेंजीन। सामान्य नाम भी इसका क्लोरोबेंजीन ही है, और IUPAC नाम भी इसका क्या है? क्लोरोबेंजीन ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कंपाउंड्स के मैंने आपको सामान्य और IUPAC नेम बताए। अब मैं यहाँ पर वीडियो में आपको चाहे कितने भी बता दूं, जब तक आप स्वयं सॉल्व करके नहीं देखेंगे तब तक आप इनको नहीं सीख पाएंगे। तो एक बार वापस से कहता हूँ कि क्लास 11 की थोड़ी कॉपी पढ़ करके इन नेम्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल 12th क्लास में जितने काम में आएंगे वो मैंने लगभग आपको पूरे बता दिए। तो अब ये नामकरण वाला टॉपिक तो एक बार पूरा हम कर देते हैं यहाँ पर। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे देखिएगा हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। देखिएगा चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव्स यानी हैलोजन व्युत्पन्न। इसमें देखो एक तो हमें पढ़ना है मोनो हेलो एल्केन, यानी ऐसे हेलो एल्केन पढ़ने हैं जिनमें एक हैलोजन परमाणु उपस्थित हो। उनको बनाने की विधियां, उनके भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया हमें पढ़नी है। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन का मतलब होता है एल्किल हैलाइड। हमें डाई हेलो एल्केन भी पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। डाई हेलो एल्केन भी पढ़ने। मोनो हेलो एल्केन काफी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, डाई हेलो एल्केन इतना लंबा नहीं है। अगर आपने मोनो हेलो एल्केन समझ लिया तो डाई हेलो एल्केन आप चुटकियों में कर लोगे। कैसे कर लोगे? चुटकियों में। ठीक है, फिर बताओ ट्राई आता है कि नहीं आता? ट्राई आपके सिलेबस में था, लेकिन बोर्ड परीक्षा ने इसको हटा लिया। सॉरी, बोर्ड परीक्षा का जो सिलेबस निर्धारित करती है राजस्थान बोर्ड, उसने इसको हटा लिया है। तो राजस्थान बोर्ड के द्वारा ट्राई हेलो एल्केन को हटा लिया गया है। तो फिलहाल हम अपना ध्यान फोकस करेंगे मोनो एल्केन पे और डाई हेलो एल्केन में। इसके बाद में जो टॉपिक्स हैं जैसे वो DDT वगैरह है, DDT है, BHC है, इन सभी टॉपिक्स को भी हटा लिया है। आपके सिलेबस में
इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो बेसिकली कहाँ से पूछे जाएंगे, मोनो हेलो एल्केन से और डाई हेलो एल्केन से, और इनमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोनो हेलो एल्केन। और मोनो हेलो एल्केन यदि आपने समझ लिया तो डाई हेलो एल्केन को आप चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं मोनो हेलो एल्केन की। मोनो हेलो एल्केन, इनको मोनोहेलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोहेलाइड। मोनो हेलो एल्केन या मोनोहेलाइड का मतलब ऐसे हेलाइड या ऐसे हेलो एल्केन जिनमें एक हेलोजन परमाणु क्या हो, उपस्थित हो। एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। आपसे कोई नहीं पूछेगा परीक्षा में मोनो हेलो एल्केन की परिभाषा लिखो, इतना इजी प्रश्न भी नहीं आता है बच्चों। हमें सबसे पहले पढ़ना है इनको बनाने की विधियां। देखो मैं प्रत्येक रिएक्शन को डिटेल में समझाऊंगा, प्रत्येक रिएक्शन को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जो भी रिएक्शंस आएंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा उनको, लेकिन आपको याद रखनी है उतनी ही जितना मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में रिएक्शन की डिटेल नहीं है, लेकिन डिटेल में समझे बगैर वो रिएक्शन हमारे समझ में आएगी नहीं। तो मैं आपको पहले पूरी बता दूंगा, डिटेल में बता दूंगा। कोई भी रिएक्शन पढ़ेंगे, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ढेरों रिएक्शंस आने वाली है, ठीक है, और उनको याद रखने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और सारी रिएक्शंस आपस में इंटरलिंक होती है, तो मैं बताऊंगा तो आपको डिटेल में, लेकिन लास्ट में जो फाइनल समरी होगी वो मैं आपको कहूंगा कि ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपने वो बात याद रख ली तो परीक्षा में आप आसानी से अपना प्रश्न सॉल्व कर लोगे। अब आप कहोगे सर हमने तो डायरेक्ट ही वो बता दो छोटी सी है, तो वो छोटी सी बता तो दूंगा, लेकिन वो ना तो ढंग से समझ में आएगी और ना ही आप उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। लेकिन एक बार आपने समझ लिया उसके बाद में याद रखा तो आपकी दिक्कत महसूस नहीं होगी। चलिएगा शुरुआत करते हैं केमिकल इनको बनाने की विधियों की, यानी मोनो हेलो एल्केन को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं, जिनमें एक हेलोजन परमाणु क्या हो, उपस्थित हो। तो देखिएगा सबसे पहली विधि है एल्केन से, दूसरी विधि है एल्कीन से, तीसरी विधि है एल्कोहल से। पहली विधि क्या है, एल्केन से, दूसरी विधि है एल्कीन से, तीसरी विधि है एल्कोहल से, चौथी विधि है एल्किल हैलाइड से, या मैं कहूं मोनो हेलो एल्केन से। अभी मतलब बताऊंगा, ठीक है। पांचवी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से, और छठी विधि है एमीन से। मोनो हेलो एल्केन को बनाने की जो विधियां हैं उनमें से जो मुख्य विधियां हैं वो मैंने आपको यहां पर बताई है। बेसिकली ज़्यादातर यही होती है और आपकी बुक में भी यही दे रखी है, परीक्षा में भी इनमें से सवाल आता है। ठीक है, तो कौन कौन सी विधियां है, एल्केन से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। कौन से हेलो एल्केन बनाने, मोनो हेलो एल्केन। एल्किन से बनाया जा सकता है, एल्किन से मोनो एल्केन बनाने के लिए हम HX का योग करते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, HX के साथ। एल्कोहल से मोनो हेलो एल्केन बनाने के 3 मेथड्स हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, आपको जब भी आप चैप्टर पढ़ो तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि मोनो हेलो एल्केन को हम कौन कौन सी विधियों से बना सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पुरानी रिएक्शंस को हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन इंटर कन्वर्जन का आता है। तो उस इंटर कन्वर्जन को करने के लिए आपको प्रॉपरली याद करना है। तो बताओ, पहली विधि एल्केन, दूसरी एल्किन, एल्कोहल, एल्किल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से। ये क्या है, लवण, जिसे हम हुन से डीकर अभिक्रिया भी कहते हैं, नाम सुना हो आपने अगर, और एमीन से। ठीक है, तो ये 6 विधियां में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कौन से शुरू करेंगे बच्चों, एल्केन से। देखो नंबर 1 है एल्केन से। एल्केन से हमें क्या बनाना है, मोनो हेलो एल्केन। तो
एल्केन से मोनो हेलो एल्केन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एल्केन का हेलोजनीकरण करवाते हैं। सर हेलोजनीकरण का क्या मतलब होता है? हेलोजनीकरण का मतलब होता है हेलोजन का जुड़ना। करण लग रहा है ना किसी शब्द के आगे, जैसे मैं कहूं नामकरण, किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण होता है, मतलब उसके साथ नाम जोड़ दिया जाता है। तो हेलोजनीकरण का मतलब होता है हेलोजन का जोड़ना। कैसे जुड़ेगा? प्रतिस्थापन की प्रक्रिया के द्वारा। कैसे, वो अभी अपन सीखेंगे। तो एल्केन का हम जब हेलोजनीकरण करते हैं तो हमें मोनो हेलो एल्केन या मोनो हैलाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? मोनो हेलो एल्केन या मोनो हैलाइड प्राप्त होते हैं। एक बार देखिएगा, उसके बाद में आप विचार कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने एक एल्केन लिया, जैसे मैंने ले लिया CH4, ठीक है बच्चों। बताओ ये एल्केन है कि नहीं है? है। क्या नाम है इसका? मेथेन है। इसकी मैंने रिएक्शन करवाई X2 के साथ। X क्या है? हेलोजन है। जहां पर X2 बराबर आपको या तो Cl2 लेना है या क्या लेना है? Br2 लेना है। सर X बराबर तो फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है और आयोडीन भी होता है। तो सर क्या हम चारों नहीं ले सकते क्या? नहीं लेना आपको। क्यों नहीं लेना? क्योंकि उसका कुछ कारण है, आपको ध्यान रखना है। जब भी हेलोजनीकरण करवाओ तो आपको X2 बराबर या तो Cl2 लेना है या क्या लेना है? Br2। सर F2 क्यों नहीं लेंगे? I2 क्यों नहीं लेंगे? F2 यानी फ्लोरीन और आयोडीन हमने क्यों नहीं लिया? हमने केवल क्लोरीन और ब्रोमीन ही क्यों लिया? इस चीज का कारण भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आप धैर्य रखें। फिलहाल ध्यान रखना है कि जब भी हम एल्केन की क्रिया X2 के साथ करवाएं तो X बराबर या तो Cl आपको लेना है या क्या लेना है? Br। जब आप बोर्ड परीक्षा की क्या कर रहे हो? तैयारी। हाँ, कंपटीशन एग्जाम के अंदर डिटेल आएगी इसकी। फिलहाल आपको याद रखना है कि X बराबर या तो Cl होगा या क्या होगा? Br। और साथ में लेंगे हम सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। सर सनलाइट का मतलब क्या है? सूर्य का प्रकाश, या सूर्य का प्रकाश हिंदी में लिख सकते हो या फिर आप यहां पे लिख सकते हो यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो क्या होता है बच्चों, ये जो CH4 होता है ना, इसका एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसके स्थान पे एक X लग जाता है। ये देखो, ये CH4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये X2 है कि नहीं है? ठीक है, ये हाइड्रोजन हट जाएगा और ये हेलोजन यहां से हटेगा, यानी HX हटेगा, HX बाहर निकल जाएगा, X किसके साथ जुड़ जाएगा? CH3 के साथ। तो बताओ क्या बन जाएगा? CH3X प्लस क्या बन गया? HX। लेकिन इस रिएक्शन को करवाने की एक शर्त है कि ये जो CH4 है ना, ये आपके पास आधिक्य में होना चाहिए। CH4 को आधिक्य में लोगे तो क्या बन जाएगा? CH3X बन जाएगा। सर ये क्या बताया आपने? आधिक्य का मतलब क्या है? मतलब CH4 की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, आधिक्य में होनी चाहिए, एक्सेस में होनी चाहिए। अभी देखो आपको इसका मतलब बताएंगे। फिलहाल आप याद करो, CH4 प्लस X2 से बनता है CH3X प्लस HX, जहां पे X बराबर या तो आपको Cl2 लेना है या क्या लेना है? Br2 लेना है। यहां से हाइड्रोजन हटा और उसके स्थान पे क्या लग गया? X। बताओ क्या हुआ? प्रतिस्थापन हुआ। तो बताओ ये अभिक्रिया कैसी है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मुक्त मूलकों का। तो बताओ ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का भी एक प्रकार है, वो प्रकार कौन सा है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अभिक्रिया है वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन है, मतलब एल्केन से हम हेलोजनीकरण यानी हेलोजिनेशन हमने CH4 की रिएक्शन X2 के साथ करवाई, सनलाइट की प्रेजेंस में करवाई। क्या बना? CH3X प्लस HX। और इस रिएक्शन का टाइप मान लो आपसे पूछ ले, क्लास 11 में आप पढ़ के आए हो, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इंग्लिश में कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बताओ CH4 प्लस X2 से क्या बना? CH3X प्लस HX। ठीक है, X ने किसका प्रतिस्थापन कर दिया? हाइड्रोजन का। X बराबर क्या है? Cl2 Br2। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं CH4 प्लस Cl2 यूवी लाइट, क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl। इसके कोष्टक में आधिक्य लिख देना है
और नहीं लिखो तो भी कोई खास बात नहीं है, बोर्ड के अंदर तो चल जाता है। CH4 प्लस Br2 क्या बन जाएगा बताओ, CH3Br प्लस HBr। बताओ ये रिएक्शन कौन सी क्रिया विधि से संपन्न होती है, मुक्त मूलक क्रिया विधि, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे CH3 ले लिया और इसकी रिएक्शन करवाई Cl2 के साथ, तो बन जाएगा CH3CH2Cl प्लस HCl। ये Cl किसको हटा देगा, हाइड्रोजन को। इसका मतलब जब भी किसी एल्केन के हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन लगाना हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है, हैलोजनीकरण होता है। अब बात आती है यहाँ पर दो कौन कौन सी बातें हैं। पहली बात तो कि सर आपने एल्केन को आधिक्य में क्यों लिया। देखो जैसे ये CH4 है प्लस Cl2, यदि मान लो आप इसको आधिक्य में ले लो तो क्या होगा, और मैंने एक लिखा CH4 प्लस Cl2, इसको आधिक्य में ले ले तो क्या होगा, और एक मैंने यहाँ पर लिख दिया CH4 प्लस Cl2, कुछ नहीं लिखा, किसी के नीचे भी नहीं लिखा, ना तो इसको आधिक्य, ना तो इसके नीचे लिखा आधिक्य, ना इसके नीचे लिखा आधिक्य। ठीक है, तो तीनों का मतलब बताता हूँ, तीनों में क्या प्रोडक्ट बनेंगे। जब आपने Cl2 को आधिक्य में लिया तो क्या होगा, पहले तो CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। अब बताओ ये Cl2 आधिक्य में, इसका मतलब ये Cl बच गया ना अभी, भाई इसको आपने आधिक्य में ले रखा है, इसका मतलब ज्यादा मात्रा है इसकी, तो इसकी बच जाएगी। वो बची हुई मात्रा इस CH3Cl से वापस रिएक्शन करेगी, CH2Cl2 बन जाएगा। अभी भी Cl2 बचेगा क्योंकि आपने आधिक्य में ले रखा है। तो बताओ यहाँ पर Cl2 फिर इससे क्रिया करके क्या बना लेगा, CHCl3, और अभी भी Cl2 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने आधिक्य में ले रखा है। Cl2 से क्रिया करके क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। हमें बनाना है मोनो हेलो एल्केन, इसका मतलब हम Cl2 को आधिक्य में लेंगे तो मोनो हेलो एल्केन के साथ डाई भी बन जाएंगे, ट्राई भी बन जाएंगे, टेट्रा भी बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे। तो बताओ हमें अगर मोनो हेलो एल्केन बनाना है तो हमें किसको आधिक्य में लेना होगा, CH4 को। CH4 को आधिक्य में लेंगे तो क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। अब बताओ बचेगा क्या, CH4, और वो CH4 इसके साथ क्रिया करेगा क्या, नहीं करेगा। CH4 की CH3Cl के साथ अभिक्रिया नहीं होगी। तो बताओ अगर हमें मोनो हेलो एल्केन ही बनाना है केवल, तो हमें CH4 को आधिक्य में लेना है, और Cl2 को यदि आपने आधिक्य में ले लिया तो सारे बनेंगे। और कुछ ना कहा जाए कि ना तो इसको आधिक्य में लिया, सॉरी, ना तो इसके कोष्टक में आधिक्य लिखा हुआ, ना इसके कोष्टक में आधिक्य लिखा हुआ, तो आप सिंपल रिएक्शन करवा सकते हैं CH3Cl प्लस HCl। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी कि एल्केन के हैलोजनीकरण से क्या बनता है, एल्किल हैलाइड या मोनो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। दूसरी बात आती है सर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है। तो आपने क्लास 11 में इसकी क्रियाविधि पढ़ी होगी। कुछ इस प्रकार से हम इसकी क्रियाविधि लिखते हैं कि जब हैलोजन के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है, जैसे मैं Cl2 ले लेता हूं, पहले तो मैं रिएक्शन लिख लेता हूं CH4 प्लस Cl2। ठीक है, इसकी मुझे क्रियाविधि लिखनी है। तो सबसे पहले क्या होता है, Cl2 के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है। तो आपने पढ़ा होगा Cl2 के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो ये जो Cl2 में Cl के बीच में जो सहसंयोजक बंध है उसका समांश विखंडन होगा। सर समांश विखंडन का क्या मतलब क्या होता है, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों का एक समान रूप से बंटवारा हो जाना। एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, Cl मुक्त मूलक प्लस Cl मुक्त मूलक। ये जो Cl मुक्त मूलक है, ये जो Cl मुक्त मूलक है और ये जो Cl मुक्त मूलक है, इनमें से कोई एक Cl मुक्त मूलक क्रिया करेगा किसके साथ, CH4 के साथ। CH4 प्लस Cl मुक्त मूलक क्या बनेगा बच्चों, CH3 मुक्त मूलक प्लस HCl। और ये जो पद होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला प्रारंभन पद। पढ़ा होगा आपने, ये क्या है, श्रृंखला प्रारंभन पद। पद नंबर 1। फिर दूसरे पद में क्या होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं श्रृंखला संचरण पद। ठीक है, आपके ये सिलेबस में नहीं है, क्लास 11 में पढ़ते हो, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फाइनली मैं आपको जो लास्ट में जो बात याद करनी है वो बता दूंगा, फिलहाल देख लो। अब क्या होगा, ये जो CH3 मुक्त मूलक बनाना, ये वापस से किसके साथ क्रिया करेगा, Cl2 के साथ, और क्या बनाएगा, CH3Cl प्लस Cl मुक्त मूलक। मतलब इस बंध का भी क्या हो जाएगा, वापस से समांश विखंडन हो जाएगा।
और ये समास विखंडन को प्रेरित कौन करेगा? ये मुक्त मूलक। तो देखो यहाँ पे Cl मुक्त मूलक बना, Cl मुक्त मूलक किसके साथ जुड़ गया? CH3 मुक्त मूलक के साथ। क्या बन गया? CH3Cl। ये Cl मुक्त मूलक क्या हो गया? पृथक हो गया। सर क्या हो रहा है? ये आधा तीर का निशान क्यों काम में ले रहे हो? क्या मतलब है सर इस बात का? बताओ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? इसका समास विखंडन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। समास विखंडन को दर्शाने के लिए अर्ध तीर निशान काम में लिया जाता है। तो इस Cl के ऊपर ये Cl मुक्त मूलक बना, ये CH3 मुक्त मूलक क्या बना? CH3Cl प्लस क्या बन गया? Cl मुक्त मूलक। अब क्या होगा? ये Cl मुक्त मूलक फिर क्रिया करेगा CH4 के साथ। CH4 को हम क्या लिख सकते हैं? CH3H। ये बंद टूट जाएगा, ठीक है, समास विखंडन होगा। ये Cl मुक्त मूलक इस H से क्रिया करके क्या बना लेगा? HCl प्लस क्या बन जाएगा? CH3 मुक्त मूलक। ये CH3 मुक्त मूलक जो बना फिर Cl2 से क्रिया करेगा। इस प्रकार से ये पद चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा? CH3Cl। और फिर तीसरा जो पद होगा ये कितनी बार होता है बच्चों? पे N पर होता है। क्या हुआ? पहले CH3 मुक्त मूलक ने Cl2 को तोड़ा तो Cl मुक्त मूलक बना। अब Cl मुक्त मूलक CH4 को तोड़ेगा तो CH3 मुक्त मूलक बनेगा। CH3 मुक्त मूलक फिर Cl2 को तोड़ेगा, Cl मुक्त मूलक बनेगा। Cl मुक्त मूलक फिर CH4 को तोड़ेगा, CH3 मुक्त मूलक बनेगा। तो ये चलता जाता है। कितनी बार चलेगा? ये N पर चलेगा। और पद नंबर जो 3 होता है ना, उसमें समापन होता है, उसको हम कहते हैं श्रृंखला समापन पद। उसमें जितने भी मुक्त मूलक बच गए वो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे Cl2 बन गया, Cl मुक्त मूलक प्लस CH3 मुक्त मूलक से क्या बन गया? CH3Cl, ठीक है। जितने भी मुक्त मूलक बचते हैं वो सारे आपस में जुड़ करके कंपाउंड बना लेते हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन हुज नेम इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन ये क्रियाविधि हमें याद नहीं रखनी। हमें सिर्फ क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि जब कोई एल्केन हेलोजन के साथ क्रिया करता है तो मोनो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। यदि हम एल्केन को आधिक्य में ले और यदि हेलोजन को आधिक्य में ले तो सारे प्रकार के हेलो एल्केन्स बन जाते हैं, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा, ठीक है। और कुछ नहीं कहा जाए तो आप सिंपल रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ये पहली मैंने अभिक्रिया बताई। अब बात आती है सर फ्लोरीन क्यों नहीं लेते? देखो भैया, फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या है? ये पढ़ा होगा और मैंने भी आपको पढ़ाया था पी ब्लॉक के अंदर। फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि ये जब मेथेन से या किसी एल्केन से क्रिया करता है तो बिना सूर्य के प्रकाश के ही सब कुछ जल जाता है। इसलिए फ्लोरीन की क्रिया हम नहीं लिखते। फ्लोरीन बहुत ज्यादा क्रियाशील है, जला देता है एल्केन को, कार्बन ब्लैक बनता है। और आयोडीन की क्रियाशीलता इतनी कम होती है कि वो अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है? उत्क्रमणीय। इसलिए जब भी हम हेलोजनीकरण क्लास 12 में करवाएंगे तो हम या तो Cl2 लिखेंगे या क्या लिखेंगे? Br2। आयोडीन की अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, मतलब जो उत्पाद बनते हैं वो वापस किस में चेंज होने लग जाते हैं? अभिकारकों में। तो उसके लिए एक प्रॉपर कंडीशन होती है, HiO3 की उपस्थिति में वो फिर करवाया जाता है। और फ्लोरीन के साथ क्या होता है? सब कुछ जल के नष्ट हो जाता है, यानी कार्बन ब्लैक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बन ब्लैक का। अंधेरे में भी कार्बन ब्लैक बनाता है। जैसे ये CH4 है, इसकी क्रिया आप F2 के साथ करो। सूर्य के प्रकाश की बात तो छोड़ो, आप अंधेरे में भी करवाओगे ना अगर, तो कार्बन ब्लैक बन जाएगा। कार्बन ब्लैक बन जाएगा। कार्बन ब्लैक का मतलब स्याही, ये जो मार्कर की स्याही होती है ना, उसको कहते हैं कार्बन ब्लैक। तो सब कुछ जल जाएगा, प्लस क्या बनेगा? HF। तो इसको मैं 2 लिख देता हूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। तो ये रिएक्शन आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए फ्लोरीन के साथ बहुत तेज गति से अभिक्रिया होती है और आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, दोनों दिशाओं में होती है, जिस कारण से रिएक्शन संपन्न नहीं हो पाती। जैसे CH4 प्लस I2, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी, CH3I प्लस HI। अब ये दोनों आपस में क्रिया करके वापस ये बना लेते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को HiO3 की उपस्थिति में करवाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें अपने सिलेबस में नहीं है, आपको ध्यान रखना है Cl2 और Br2 के साथ अभिक्रिया करवानी है, ठीक है। तो पहली विधि हो गई बनाने की। दूसरी विधि है एल्कीन से HX के योग द्वारा
देखिएगा, एल्किन से यदि आपको मोनो हेलो एल्केन बनाना है तो आपको उसकी अभिक्रिया HX के साथ करवानी पड़ेगी। HX का यहां पर तात्पर्य HCl से, HBr से और HI से होता है। ठीक है, यहां पे हम HCl, HBr या HI ले सकते हैं, HF नहीं लेते जनरली। ठीक है, देखिएगा कैसे रिएक्शन लिखते हैं, किस प्रकार से रिएक्शन संपन्न होती है। ये हमने एल्किन लिखी और इसकी रिएक्शन हमने करवाई HX के साथ। ठीक है, तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। जब डबल बॉन्डेड स्पीसीज पर, या मैं कहूं डबल बॉन्ड रखने वाली स्पीसीज पर, जैसे एल्कीन है, या ट्रिपल बॉन्ड रखने वाली स्पीसीज है जैसे एल्काइन है, एल्किन एल्काइन में जब किसी अभिकर्मक का योग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और यहां पर जो एल्किन और एल्काइन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाती है। चलिएगा, उन सारी बातों को छोड़ो, फिलहाल मैं आपको सिंपल वे बताता हूं याद रखने का। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या है, HX। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये जो पाई बंद है ना, ये सिग्मा बंद है और एक पाई बंद है, ये सिग्मा और ये पाई। मान लो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तो पाई बंद टूटेगा। पाई बंद टूटेगा तो बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो आपको क्या करना है, एक कार्बन पे तो हाइड्रोजन जोड़ देना है, एक पे क्या जोड़ देना है, X जोड़ देना है। एक पे हाइड्रोजन जोड़ोगे, एक पे क्या जोड़ोगे, X जोड़ोगे, तो क्या बनेगा बताओ। इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2X। क्या लिख सकते हैं इसको, CH3 CH2X। क्या किया मैंने योग करवाया। किसका योग करवाया, HX का योग करवाया। HX का योग करवाया, किस पे करवाया, एल्किन के कार्बनों पर करवाया। तो एक कार्बन पे तो H जोड़ दिया और एक पे क्या जोड़ दिया, X। जैसे मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मैंने लिखा HCl, तो बताओ क्या बनेगा, CH2 CH2। एक कार्बन पे तो H जोड़ना है और एक पे क्या जोड़ना है, Cl जोड़ना है। अभिक्रिया कौन सी क्रिया विधि का पालन करती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं वो बता रहा हूं जो आपको परीक्षा के लिए तैयार करना है। तो एक पे तो क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन, एक पे क्या जोड़ दिया, Cl। जोड़ने को क्या कहते हैं, योग करना। ये इसका मतलब ये योगात्मक अभिक्रिया का एक प्रकार है। और योगात्मक अभिक्रिया कौन सी है वो आपको मैं भी बताऊंगा। यहाँ पे HBr लोगे तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे HI लोगे तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। अब देखिएगा मैंने क्या किया, ये वाली एल्कीन ले ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सर इस एल्कीन और इस एल्कीन में क्या अंतर है, आप ही देख के बताओ। बताओ इस एल्कीन में कितने कार्बन है, 2, और दोनों कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन है कि नहीं है। मतलब जैसा ये कार्बन है वैसा का वैसा ये कार्बन है। तो ऐसी एल्कीन को कहा जाता है सममित एल्कीन। क्या कहा जाता है, सममित एल्कीन कहा जाता है। सममित एल्कीन का मतलब किसी एल्कीन के दोनों कार्बन परमाणु जो डबल बॉन्डेड है वो एक जैसे हों। एक जैसे का मतलब दोनों पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। अब यहां पर बताओ ये कार्बन और ये कार्बन एक जैसा है क्या, सर मैं तो एक जैसा ही लग रहा है, देखो ये भी C है ये भी C। अरे भाई ऐसे नहीं देखना, इस C पे बताओ कितने हाइड्रोजन है, 2। इस पे कितना है, 1। दूसरा H नहीं है क्योंकि उसके स्थान पे क्या लगा हुआ है, CH3। तो ऐसी एल्कीन को क्या कहा जाता है, असम्मित एल्कीन कहा जाता है। अब सम्मित एल्कीन पे तो क्या होता है, किसी पे भी H जोड़ दो, किसी पे भी Cl जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने इस पे H जोड़ा, इस पे Cl जोड़ा तो ये बना। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो CH2Cl और CH2H। सही बात है कि नहीं है भाई, ये और ये तो एक ही बात है, ये भी क्लोरोएथेन है ये भी क्लोरोएथेन है। लेकिन आप ये मुझे बताओ एक बात, क्या ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं क्या, नहीं। इस कार्बन पे तो एक ही हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2। और इसकी अभिक्रिया यदि मैं HCl के साथ करवाऊं, इसकी अभिक्रिया में HCl के साथ करवाऊं तो हम किसी भी कार्बन पे अपनी मन मर्जी से H और Cl को नहीं जोड़ सकते।
हमें एक यहाँ पर नियम की पालना करनी होती है और उस नियम का नाम होता है मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि किसी असम्मित एल्कीन पर, असम्मित एल्कीन का मतलब ऐसी एल्कीन जिसके डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक समान नहीं हो। सम्मित में एक समान होती है, देखो इस पर भी दो, इस पर भी दो है, लेकिन इस पे एक है, इस पे कितने हैं, दो। तो किसी असम्मित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होते समय हाइड्रोजन हैलाइड का जो माइनस वाला भाग होता है Cl माइनस, वो उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो बताओ इस पर कम है, इस पर क्या है, ज्यादा। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है ना वो उस कार्बन पे जोड़ोगे जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो CH3 CH CH2, पहले तो डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना है। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, मतलब सिंगल बॉन्ड रखा। अब एक पे तो H जोड़ोगे, एक पे Cl जोड़ोगे। Cl को उस कार्बन पे जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो बताओ क्या बना, 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, जैसे मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे लिखा HBr। बताओ Br यानी जो माइनस वाला भाग है वो उस कार्बन पे जोड़ोगे जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो बताओ क्या बनेगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। HI लोगे तो यहाँ पे Br के स्थान पे क्या आ जाएगा, HI आ जाएगा। तो बताओ सम्मित एल्कीन की रिएक्शन परीक्षा में नहीं पूछी जाती, क्योंकि सबको पता है सर परीक्षा में क्या प्रश्न आएगा, आप तो हमें वो बताओ। आपको असम्मित एल्कीन दी जाएगी और ये वाली ही दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वीडियोस बोर्ड परीक्षा के लिए बना रहा हूँ, तो आपको बोर्ड परीक्षा की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार की एल्कीन आपको दी जाएगी। यहाँ पे या तो HCl लिखा हुआ रहेगा, या यहाँ पे HBr लिखा हुआ रहेगा, या फिर यहाँ पे HI लिखा हुआ रहेगा। आपको कौन सा नियम लगाना है, मार्कोनिकॉफ नियम लगाना है। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है उस पर आपको Cl Br या I जोड़ देना है। तो जैसे मान लो मैं Cl जोड़ दूं और दूसरे कार्बन पे आपको क्या जोड़ देना है, हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन। HBr होगा तो 2-ब्रोमोप्रोपेन, HI होगा तो 2-आयोडोप्रोपेन। बात समझ में आ गई होगी। अब सुनिएगा मेरी अगली बात। कभी कभी क्या होता है, परीक्षा के अंदर कुछ इस प्रकार से रिएक्शन लिखी हुई आ जाती है। आपको यहाँ पे HBr लिखा हुआ मिलेगा और साथ में क्या लिखा हुआ मिलेगा, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का सूत्र आपने क्लास 11 में पढ़ा है, ROOR, जिसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, उसे हम पेरोक्साइड कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया में आपको अगर पेरोक्साइड है और साथ में HBr है, या HBr के साथ क्या है, पेरोक्साइड, ध्यान से सुन लीजिएगा, HBr के साथ पेरोक्साइड, HBr के साथ पेरोक्साइड, HBr के साथ पेरोक्साइड है, तो क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा मतलब मार्कोनिकॉफ नियम का उल्टा होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा, जिसे हम खरास प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि माइनस वाला भाग उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि माइनस वाला भाग यानी जो Br माइनस वाला भाग है वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बताओ अब Br को किस पे जोड़ोगे, इस पर। तो क्या बनेगा, CH3 CH CH2। पहले तो पाइबंद को तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, तोड़ोगे। यहाँ पे क्या लगाओगे, Br, और यहाँ पे क्या लगाओगे, H। तो ये बन गया 1-ब्रोमोप्रोपेन। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से अभिक्रिया हुई और ये किससे हुई, मार्कोनिकॉफ नियम से। सर कब तो मार्कोनिकॉफ नियम लगाना है, कब एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगाना है, ये मैं आपको बता देता हूं। मार्कोनिकॉफ नियम आपको लगाना है जब अभिक्रिया में HCl HBr और HI दे रखा हो। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम केवल एक ही कंडीशन में लगाना है। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम एक ही कंडीशन में लगाना है, एक ही स्थिति में लगाना है, और वो स्थिति ये है कि आपको HBr दे रखा हो, और HBr देने से ही एंटी मार्कोनिकॉफ नियम नहीं लगता। HBr के साथ में क्या लिखा हुआ रहे, पेरोक्साइड। तो आपको कौन सा नियम लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। और अगर सिंपली HCl HBr HI दिखा हुआ है तो आप क्या लगाओगे, मार्कोनिकॉफ नियम लगाओगे।
तो मार्कोनिकॉफ नियम कब लगाना है और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कब लगाना है और ये नियम होते क्या है। देखो सिंपल घर की बात बताऊं तो ये है कि इनमें तो आपको ये जो माइनस वाला भाग है ना वो उस कार्बन पे जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और इस केस में आपको ये जो Br है वो उस कार्बन पे जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा। जैसे वापस से सुन लो एक बार, ठीक है। इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो पाई बंद को तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे, तोड़ोगे। तो यहां पर आपको Cl Br कब लगाना है, जब पेरोक्साइड नहीं हो, और जब पेरोक्साइड हो और वो किसके साथ हो, HBr के साथ। तो यहाँ पे H और यहाँ पे क्या लगाना है, Br, यानी Br को उस कार्बन पे जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा। तो ये हो गई दूसरी विधि एल्कीन से। तीसरी विधि है एल्कोहल से। देखो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड या मोनो हेलो एल्केन बनाने के 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 है इसमें HX की क्रिया से। सर एल्कोहल क्या होते हैं, वे यौगिक जिनमें OH समूह उपस्थित हो उन्हें हम एल्कोहल कहते हैं। तो बताओ ROH क्या है, एक एल्कोहल। सर R का मतलब क्या होता है, R होता है एल्किल ग्रुप होता है, ध्यान रखिएगा R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, ठीक है। R बराबर CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। मतलब जो मेथिल एथिल प्रोपिल ग्रुप होते हैं ना, एल्किल ग्रुप, उनको हम एक प्रतीक से दर्शाते हैं, उस प्रतीक को हम R बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने एक एल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HX के साथ। तो क्या होता है बच्चों, यहां से OH हट जाता है और उसके स्थान पे क्या आ जाता है, X, क्या बनता है RX प्लस H2। ये देखो यहां से OH हट गया, इस पे आप प्लस मान लो, इस पे माइनस मान लो, इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो माइनस वाला प्लस से जाके जुड़ा और OH और H क्रिया करके क्या बना रहा है बताओ, H2 बना रहा है। क्या किया मैंने, वापस से सुन लो, एल्कोहल लिया ROH और इसकी रिएक्शन करवाई HX के साथ। HX का मतलब HCl, HBr और HI, ठीक है ना। इनमें से कोई एक लिख सकते हो। HF अपन जनरली नहीं लेते हैं, ठीक है, HF नहीं लेते हैं क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो विस्फोटक होता है, इसलिए उसकी बात कम ही की जाती है प्रयोगशाला के अंदर। तो यहाँ हमने क्या लिया HX, तो क्या होगा, यहाँ से OH हटेगा और यहाँ से H हटेगा, तो RX प्लस H2, ठीक है। अब देखो जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैथेनॉल लिया मैंने या एथेनॉल ले लिया, CH3CH2OH, तो ये तो R हो गया और ये OH हो गया, ठीक है। क्या नाम है इसका, एथिल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई मैंने HCl के साथ, सांद्र HCl के साथ, ठीक है। HCl किस प्रकार का लेना है, सांद्र लेना है, ताकतवर लेना है थोड़ा, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, यहाँ से H, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, प्लस वाले को माइनस से जोड़ दो। सिंपल बातें बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। OH को H से जुड़ा तो बताओ क्या बना, H2। अब जो बच गया उनको जोड़ दो, ये और ये आपस में जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl, ठीक है। अब आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब आप सांद्र HCl से रिएक्शन करवाओ तो यहाँ पे आपको निर्जल ZnCl2 साथ में रखना है, और इन दोनों के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहा जाता है, जिसकी चर्चा अपन अगले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल याद रख लो, लुकास अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। जब आप HCl से क्रिया करवाओ तो ऐसे मान लो उत्प्रेरक के रूप में या निर्जली कारक के रूप में ZnCl2 काम में लेते हैं। सर निर्जली कारक क्या होता है, जल को बाहर निकालने वाला। बताओ जल बाहर निकला कि नहीं निकला, जल को बाहर निकालने का काम किसने किया, ZnCl2 ने इसको प्रेरित किया, इंड्यूस किया, उत्प्रेरक के रूप में काम आया। तो याद रखिएगा, एल्कोहल से HX की क्रिया करवा रहे हो और HX के रूप में HCl ले रहे हो तो साथ में क्या लेना है, ZnCl2 लेना है। सर याद कैसे रहेगा, तो भैया ऐसी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं उनको जितनी ज़्यादा बार लिखोगी उतनी ज़्यादा बार वो आपको याद होगी। आप सोचते हो आज मैंने पढ़ ली फिर परीक्षा के पास पढ़ ली तो अपना काम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा देखो, मान लिया आपको यहां पे ब्रोमीन लगाना है तो आप यहां पे HBr लोगे, लेकिन साथ में अब आएगा सांद्र H2SO4, या HI लोगे तो भी क्या आएगा, सांद्र H2SO4,
रिएक्शन वैसी होगी, देखो सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, निर्जल ZnCl2, ये निर्जली कारक होते हैं, जल को बाहर निकालते हैं। बताओ OH के स्थान पे यहाँ पर Br आ जाएगा और इसमें OH के स्थान पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो फाइनली मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, पहले तो आपको ये तो पता है क्या, नींदों में चल रहे हो, सो रहे हो, सो तो नहीं रहे हो, सुन तो रहे हो, उसका मतलब पढ़ तो रहे हो। एल्कोहल से मैं आपको एल्किल हैलाइड बनाना सिखा रहा हूं, तो मैंने एल्कोहल लिया, ठीक है, HX की क्रिया करवानी है, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। ये अभिक्रिया परीक्षा में लिखी हुई आएगी, तो आपको OH के स्थान पे क्या लगा देना है, Cl प्लस क्या बन जाएगा, H2O। ROH यहाँ पे लिख दिया HBr, तो बताओ यहाँ पे साथ में क्या लिखा हुआ रहेगा, सांद्र H2SO4 क्या बन जाएगा, RBr प्लस H2O। और अगर मैं ROH के साथ HI लूँगा तो यहाँ पे सांद्र H2SO4, तो बताओ क्या बन जाएगा, RI प्लस H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। इसको हम क्या कहते हैं, लुकास अभिकर्मक, जो हम अल्कोहल वाले चैप्टर में इसकी डिटेल पढ़ेंगे। लुकास परीक्षण पढ़ेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदन करने का एक परीक्षण होता है, उसे हम कहते हैं लुकास परीक्षण। फिलहाल दूसरी विधि मैंने आपको बता दी। तो पहली विधि एल्केन से बताई, दूसरी विधि एल्किन से बताई, HX के योग से, जिसमें हमने पढ़ा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। तीसरी विधि कौन सी हो गई बच्चों, एल्कोहल से। और एल्कोहल से पहली विधि, एल्कोहल में 3 विधियां हैं, हम तीसरी विधि पढ़ रहे हैं एल्कोहल से। एल्कोहल से पहली विधि कौन सी थी, HX की क्रिया से, ये हो गई है। दूसरी है डार्जन अभिक्रिया द्वारा, डार्जन अभिक्रिया द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, SOCl2 की क्रिया से। हम एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। SOCl2 की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एल्कोहल के साथ, तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया कौन सी है, डार्जन। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, एल्कोहल से मोनो हेलो एल्केन बनाना। उसमें पहला मेथड कौन सा था, HX की क्रिया से, और दूसरा मेथड कौन सा है, डार्जन अभिक्रिया से। ये देखो, हम एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाते हैं। सर SOCl2 क्या होता है, सर SOCl2 भैया होता है थायोनिल क्लोराइड होता है, थायोनिल क्लोराइड होता है। यहां पे हम लेते हैं पिरिडीन। सर पिरिडीन क्यों काम में लेते हो, अभी बताएंगे आपको। अब होता क्या है, देखो बच्चों, यहाँ पे R के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH, यहां से एक Cl निकलता है। यहाँ पे कितने Cl है बताओ, 2। सर 2 Cl क्यों है, क्योंकि भैया फॉर्मूला है ये, SOCl2 फॉर्मूला होता है, तो 2 Cl है इसके अंदर, इसमें से एक Cl निकलेगा। वो OH को कहेगा तू हट जा, मैं आऊँगा, ठीक है। OH कहेगा ठीक है हट जाता हूँ। OH बेचारा कम ताकतवर है, Cl ज़्यादा ताकतवर है, तो बताओ क्या बनेगा, RCl। अब यहाँ से क्या हटा बताओ बच्चों, OH। OH का जो H है ना, H, वो यहाँ पे एक Cl बच गया, उस Cl से क्रिया करके क्या बनाएगा, HCl। अब बताओ क्या बचा, एक तो ऑक्सीजन बची, एक ऑक्सीजन यहाँ बची, एक सल्फर बचा, तो बताओ कौन सी गैस बनेगी, SO2। वापस से सुन लो कैसे करवाई मैंने रिएक्शन, ROH प्लस SOCl2। यहाँ पे पिरिडीन, पिरिडीन क्यों लिया वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो यहाँ से R, ठीक है, और यहाँ से Cl, यानी यहाँ से Cl आएगा, वो OH को कहेगा तो हट यहाँ से मैं लगूंगा, तो Cl लग गया, क्या बन गया, RCl, ठीक है। अब जो OH यहाँ से हटा, उस OH का जो H है, वो दूसरा जो Cl बचा उससे क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl, और जो अब जो बच गए वो SO2 गैस की फॉर्म में होंगे, यानी S और O, ठीक है। अब देखो SO2 गैस जो होगी वो वायुमंडल में क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, चली जाएगी, उड़ जाएगी। और ये जो HCl है ना, इसको पिरिडीन एक क्षार होता है बच्चों, पिरिडीन एक क्या है, क्षार। तो पिरिडीन HCl को अवशोषित कर लेता है, SO2 गैस वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, जिस कारण से ये जो एल्किल क्लोराइड है ना, ये शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, जिस कारण से इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया का क्या नाम है, डार्जन अभिक्रिया। इस डार्जन अभिक्रिया को एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि माना जाता है। सर परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाता है, आप वो बताओ। पहले परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि
डार्जन अभिक्रिया क्या होती है लिखो। तो पहले आप डार्जन अभिक्रिया लिखोगे, ROH प्लस SOCl2, यहाँ पे लिखा पिरिडीन, लिखोगे RCl प्लस HCl प्लस SO2, लिख दी। ये हो गई डार्जन अभिक्रिया। R बराबर एल्किल समूह होता है, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ROH से RCl का बनना इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2 पिरिडीन क्या कहलाती है? डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड को बनाने की सबसे अच्छी विधि क्यों होती है? तो आपका आंसर होगा कि इस अभिक्रिया में SO2 गैस बनती है। सबसे पहले आप अभिक्रिया लिख दोगे, फिर लिखोगे SO2 गैस बनती है जो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। पिरिडीन HCl को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण से एल्किल क्लोराइड शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। इसकी मात्रा अधिक प्राप्त होती है, जिस कारण से एल्किल क्लोराइड बनाने की ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, या हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड बनाने की। ठीक है। अब देखिएगा अगली बात, आपसे पूछा जाए कि क्या इस अभिक्रिया से RBr बनाया जा सकता है क्या RI बनाया जा सकता है क्या? तो आप मुझे एक बात बताओ, RBr बनाने के लिए यहां पर SOCl2 की जगह SOBr2 लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? RI बनाने के लिए SOCl2 के स्थान पे SOI2 लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों कंपाउंड तो स्थायी नहीं होते, और जब ये स्थायी नहीं होंगे तो आप ले नहीं सकते, और ले नहीं सकते तो RBr और RI को बना भी नहीं सकते। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी कि डार्जन अभिक्रिया से केवल एल्किल क्लोराइड को बनाया जा सकता है, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते, क्योंकि एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए SOBr2 लेना पड़ेगा, एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए SOI2 लेना पड़ेगा, और दोनों ही कंपाउंड क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो क्या क्या प्रश्न बने यहां पर? पहला प्रश्न, डार्जन अभिक्रिया क्या होती है? समीकरण लिखो। डार्जन अभिक्रिया के द्वारा एल्किल क्लोराइड बनाना सबसे अच्छा माना जाता है, यह विधि सबसे अच्छी क्यों है? उसका आंसर आप लिख दोगे। तीसरा प्रश्न, एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड को क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि SOI2 और SOBr2 स्थायी नहीं होते। और चौथी बात जो मैं आपको बता देता हूं, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको एल्कोहल का OH हटाना हो तो आप SOCl2 के साथ अभिक्रिया करवाओगे, और क्या बनेगा? RCl बनेगा। यानी SOCl2 का काम OH हटा के क्या लगाना होता है? Cl लगाना होता है। यानी जब भी आपको इंटर कन्वर्जन में एक बात काम में आएगी, जब हम एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में अंतः परिवर्तित करेंगे तो उसमें एक बात काम में आएगी कि OH के स्थान पर जब Cl लगाना हो तो आप क्या काम में लोगे? SOCl2, या HX से लगा सकते हो, HX से लगा सकते हो, HCl से लगा सकते हो, या तो HCl काम में लोगे या क्या काम में लोगे? SOCl2। या ऐसे याद रखो, SOCl2 का काम या HCl का काम OH हटा के क्या लगाना होता है? Cl। तीसरी अभिक्रिया एल्कोहल से, PCl3 या PCl5 की क्रिया से, PCl3 PCl5 की क्रिया से। ये देखो ROH की रिएक्शन करवाई PCl5 के साथ, तो ध्यान रखना जब भी ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाओ तो PCl5 का एक अणु काम में आएगा, और ROH की रिएक्शन करवाई PCl3 के साथ तो इसके 3 अणु काम में आएंगे। अभी बताते हैं कैसे। तो पहले मैं ये वाले लिखता हूँ, ROH प्लस PCl5, PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? ROH। क्या होता है बच्चों? ये R और ये Cl आपस में जुड़ते हैं, तो बताओ क्या बनेगा? RCl। ये H और ये Cl आपस में जुड़ते हैं, बताओ क्या बनेगा? HCl। अब बताओ क्या बच गया? ऑक्सीजन P और Cl कितने हैं? 3, तो बताओ क्या बन जाएगा? POCl3। ठीक है, तो याद हो गई आपको ये रिएक्शन। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं RCl HCl, RCl HCl, जो बच गया उसको लिख दो POCl3, यानी फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो बताओ PCl5 का काम भी क्या हो गया? OH हटा के Cl लगाना। तो एल्कोहल का OH हटा के Cl लगाना हो तो पहला तरीका HCl से क्रिया करवा दो, या SOCl2 से क्रिया करवा दो, या किसके साथ क्रिया करवा दो? PCl5 के साथ। अब देखो
आपको ROH की रिएक्शन PCl3 से लिखनी है तो आपको क्या करना है, इसके 3 अणु काम में लेने हैं। कितने काम में लेने हैं? 3। ये देखो PCl3 ये होता है, कितने अल्कोहल लिए? 3। ROH, ये देखो RCl, कितने RCl बनेंगे? 3 प्लस H3PO 1 2 3 PO3, इसको कहते हैं फोस्फोरस अम्ल। ये आपको पढ़ाया था मैंने पी ब्लॉक के अंदर, फोस्फोरस अम्ल और क्या बन गया? RCl। ठीक है, अब देखो PCl3 के साथ इसके 3 अणु काम में आएंगे और PCl5 के साथ इसका 1 अणु काम में आएगा। RCl बनेगा HCl-POCl3, इसमें क्या बनेगा? RCl प्लस H3PO3। अब देखो काम की बात सुनो, ये हमारे पास ROH है और इससे हमें बनाना है RCl, यानी OH हटा के Cl लगाना है। अंतः परिवर्तन में ये बात काम में आएगी कि OH हटा के जब Cl लगाना हो तो उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप उसकी रिएक्शन HCl से करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जन ZnCl2, ठीक है, या आप उसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा दो, या आप उसकी रिएक्शन PCl3 या PCl5 के साथ करवा दो। इन तीनों का ही काम क्या होता है? OH हटा के क्या लगाना? Cl लगाना। समझ में आ गई बात? चलिएगा, तीसरी विधि हो गई एल्कोहल से। चौथी विधि किसको बनाने की? पहली विधि कौन सी थी? एल्केन से, दूसरी एल्किन से, तीसरी एल्कोहल से। चौथी विधि किसको बनाने की? मोनो हेलो एल्केन को बनाने की, और वो विधि है पहले एल्किल हैलाइड से, यानी हम एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाएंगे। सर ये तो गजब बात कर रहे हो आप, एल्किल हैलाइड को ही बनाना है और एल्किल हैलाइड से ही बनाओगे? बिल्कुल, विधि का नाम है हैलोजन विनिमय विधि द्वारा। हैलोजन विनिमय विधि द्वारा एल्किल हैलाइड से हमें क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड बनाना है। ये देखो RX है ना, इससे हमें RX डैश बनाना है। इसका मतलब हम हैलोजन का विनिमय करेंगे, एक हैलोजन के स्थान पे दूसरा हैलोजन लेके आएंगे। तो एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाया जाता है। हैलोजन विनिमय का मतलब हैलोजन की अल्टा पलटी करनी है। ठीक है, देखिएगा कैसे। तो इसमें 2 विधियां हैं। नंबर 1 फिंकेस्टाइन अभिक्रिया, फिंकेस्टाइन अभिक्रिया। इंग्लिश मीडियम वाले इसको फिंकेस्टाइन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिंकेस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, फिंकेस्टाइन रिएक्शन, फिंकेस्टाइन अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं? RCl या RBr लिया जाता है, यानी एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, या तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, और उसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। हैलोजन का विनिमय करना है, अल्टा पल्टी करनी है। RCl या RBr लेकर जब सोडियम आयोडाइड के साथ आप अभिक्रिया करवाओगे तो क्या होगा? Cl के स्थान पर या Br के स्थान पे आई आ जाएगा। देखो इस पे प्लस और इस पे क्या है? माइनस। इस पे आप प्लस मान लो, इस पे क्या मान लो? माइनस। प्लस और माइनस। तो बताओ ये RCl में R पे प्लस होता है, Cl पे क्या होता है? माइनस। तो बताओ क्या बन जाएगा? Ri प्लस NaCl। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो हेलो एल्केन होते हैं उनमें CX बंध की जो प्रकृति होती है वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है इसके अंदर। ठीक है, कैसा बंध होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक। सहसंयोजक बंध का मतलब आप समझते हो, इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना बंध। हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है, जिस कारण से इस पे आंशिक ऋणावेश होता है, इस पे आंशिक क्या होता है? धनावेश। इसलिए मैं प्लस माइनस लिख देता हूँ समझाने के लिए, कायदा तो ऐसा होता है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके जो मार्क्स है वो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो ध्यान रखना, CX बंध की प्रकृति ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकार की होती है। ये जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आंशिक रूप से X की ओर क्या होते हैं? खिसक जाते हैं, जिस कारण से X पे आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आंशिक क्या होता है? धनावेश होता है। तो बताइएगा इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? फिंकेस्टाइन अभिक्रिया। ट्रिक बता देता हूं मैं याद रखने की। देखो NaI आ रहा है ना,
तो आई, और फिंकेस्टाइन, इसकी जब आप इसका उच्चारण करोगे तो इसमें भी आई आ रहा है, उसके उच्चारण में आई आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिंकेस्टाई, आई आई, तो आयोडाइड बनाने की मेथड है, एल्किल आयोडाइड बनाने का क्या है मेथड। सोडियम आयोडाइड लेते हैं, एसीटोन लेते हैं, तो RCl या RBr किस में चेंज हो जाता है, RI में, प्लस क्या बनता है NaCl, या फिर अगर ये Br होगा तो इस Cl की जगह क्या आ जाएगा, Br। तो बताओ फिंकेस्टाइन अभिक्रिया याद हो गई। फिंकेस्टाइन अभिक्रिया क्या है, वापस से सुन लो। फिंकेस्टाइन अभिक्रिया, फिंकेस्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है, RCl या RBr लेते हैं, ठीक है, ये फिक्स है, याद रखना है, वैज्ञानिक के नाम पर रिएक्शन है, उनमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यहाँ पे लेते हैं NaI और विलायक के रूप में लेते हैं एसीटोन, तो Cl के स्थान पर या Br के स्थान पे क्या आ जाता है, I आ जाता है, तो क्या बनेगा RI प्लस NaCl या NaBr, ठीक है। दूसरी है स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया, इसमें भी क्या होता है, RCl या RBr लिया जाता है और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है AgF के साथ, तो Ag पे प्लस, F पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो बताओ माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा तो RF बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा AgCl, और RBr के केस में क्या बन जाएगा AgBr। समझ में आ गई होगी रिएक्शन। तो एल्किल फ्लोराइड बनाना हो तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया, एल्किल आयोडाइड बनाना हो तो फिंकेस्टाइन अभिक्रिया। ट्रिक बता दी, फिंकेस्टाइन में आई आता है, स्वार्ट्ज में F आएगा। AgF के स्थान पे आप Hg2F2 भी काम में ले सकते हो, तो बन जाएगा RF। AgF के स्थान पे क्या काम में लिया जा सकता है, Hg2F2, तो बताओ क्या बन जाएगा RF। कितने F है यहाँ पर, 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो तो 2 RF बन जाएंगे, प्लस Hg2Cl2 बन जाएगा, ठीक है। तो बताओ स्वार्ट्ज अभिक्रिया में फ्लोराइड्स बनते हैं और फिंकेस्टाइन अभिक्रिया में आयोडाइड्स बनते हैं। तो ये चौथी विधि हो गई। पहली विधि थी एल्केन से, दूसरी विधि थी एल्कीन से, तीसरी विधि एल्कोहल से। एल्कोहल वाली में कितनी विधि आई, 3। नंबर 1 कौन सी थी, HCl वाली या HBr या HI वाली। दूसरी थी थायोनिल क्लोराइड डार्जन अभिक्रिया वाली, और तीसरी कौन सी थी, PCl3 PCl5 की क्रिया से। उसके बाद में हमने ये विधि पढ़ ली। उसके बाद में नंबर 6 है, 5 नंबर 5 है भी, पहली एल्केन से हो गई, दूसरी एल्कीन से, तीसरी एल्कोहल से, तीसरी एल्कोहल से, और चौथी हैलोजन विनिमय द्वारा। पांचवी जो रिएक्शन है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा लवण है, सिल्वर, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, देखो पहले तो आप याद रखो, इस अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हुंस-डीकर अभिक्रिया। तो देखो प्रश्न बन सकता है ना कि हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होती है, नेम रिएक्शन है ये, क्या है नेम रिएक्शन। तो हमने लिया RCOOAg, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। कैसे, देखो एक बार बता देता हूं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और इसके सिल्वर लवण का मतलब है H हटा के क्या लगाना है, Ag। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है Br2 के साथ CCl4 विलायक की उपस्थिति में, ब्रोमीन के साथ CCl4 विलायक की उपस्थिति में। तो देखो यहाँ से R, ये जो Br2 है ना उसका एक Br जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा RBr, प्लस Ag, एक Br बच गया, क्या बनेगा AgBr, प्लस कौन सी गैस निकल गई बच्चों, CO2, ठीक है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया से हम एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं। ध्यान रखिएगा क्या बनाते हैं, एल्किल ब्रोमाइड। जैसे आपको परीक्षा में प्रश्न दे दिया कि इस अभिक्रिया को पूरा करो,
तो Br2CCl4 देखते ही पहचान जाना है कि मुझे CO2 निकालनी है, CO2 निकाल दी सर। ये CH3 किसके साथ जुड़ जाएगा, Br के साथ, CH3Br प्लस क्या बन जाएगा, AgBr। तो हुंस डिकरा अभिक्रिया आप कर सकते हो, जैसे आपसे ये प्रश्न पूछा गया, इस अभिक्रिया को पूरा करो, प्रैक्टिस आपको करनी है, पढ़ा मैं दूंगा। यहाँ पे लिख दिया Br2CCl4। तो देखो ये R है ना, वो ये है, तो बताओ इसके Br जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, सॉरी गोला नहीं आएगा ना बीच में, है ही नहीं उसमें, ये प्लस CO2 प्लस AgBr। ठीक है, चलिएगा। छठी विधि और अंतिम विधि किसको बनाने की, मोनो हेलो एल्केन को बनाने की, और आज के वीडियो का भी अंतिम टॉपिक मान लो आप इसे, एमीन से। एमीन से हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया टिल्डेन अभिकर्मक के साथ करवाते हैं। एमीन क्या होती है बच्चों, RNH2 एमीन होती है, RNH2 क्या होती है, एमीन। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं टिल्डेन अभिकर्मक NOCl के साथ। तो इसको मैं एक बार सिंपल वे में लिख देता हूँ, RNH2 प्लस NOCl। RNH2 की रिएक्शन NOCl के साथ करवाएंगे। NOCl क्या होता है, टिल्डेन अभिक्रियात्मक होता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, टिल्डेन अभिकर्मक का सूत्र लिखो, तो NOCl। तो देखो बच्चों, यहाँ से R और यहाँ से Cl, क्या बन गया, RCl प्लस ये N है ना, ये N बताओ, 2 N हो गए, मतलब N2, और H2 और O आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, H2। तो वो एल्किल क्लोराइड बना कि नहीं बना, क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड। तो टिल्डेन अभिकर्मक से हम एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। तो याद रखिएगा, टिल्डेन अभिकर्मक का सूत्र NOCl होता है। टिल्डेन अभिकर्मक से किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, एमीन की। तो एमीन का जो एल्किल समूह होता है वो Cl से जुड़ के क्या बनाता है, RCl। नाइट्रोजन से कनेक्ट होकर क्या बनाती है, N2, और H2 ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, H2। तो ये मैंने आपको मोनो हेलो एल्केन को बनाने की जो विधियां हैं वो बता दी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मुझे कुछ बेसिक बातें आपको समझानी थी। ठीक है, तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन यानी मोनो हेलो एल्केन के भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण। उसमें हम SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो वापस से बोल रहा हूँ, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक इसको क्या कीजिएगा, शेयर, ताकि इस कोरोना काल में जहाँ स्कूलें सारी बंद पड़ी है, पढ़ाई हो नहीं पा रही बच्चों की, वहाँ तक वो वीडियो पहुँच सके और गरीब बच्चे तक ज़रूर पहुँचाना, ताकि वो इसको वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को, अगर वो कर रहा है तो उसे और अच्छी तैयारी करने का क्या मिले, मौका मिले। धन्यवाद।